हेलो फ्रेंड, मैं मनीष कुमार। आज के इस वीडियो में रियलिज्म को हम लोग ब्रीफली समझने का कोशिश करेंगे। यह टॉपिक नेट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेट के एग्जामिनेशन में अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो चलते हैं, समझने का कोशिश करते हैं इस टॉपिक को ब्रीफ में। तो रियलिज्म एकेडमिक आईआर में 1930 और 1940 के दशक में एक्सेप्ट किया जाता है। इसके पहले 1930 और 1940 के पहले रियलिज्म का कोई अस्तित्व नहीं था, कोई उस तरह का एग्जिस्टेंस नहीं था। लेकिन 1930-40 के दशक में ऐसा एक परिदृश्य बनता है, ऐसा एक इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट पैदा होता है, जिसके कारण कि इसे एकेडमिक आईआर में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। बेसिकली यह रियलिज्म आइडियलिस्ट अप्रोच का रिजेक्शन था। आइडियलिस्ट और लिबरल ट्रेडिशन जो चल रहा था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसको एक क्रिटिसाइज करके लाया गया था इसे, रियलिज्म को। तो बेसिकली यह आइडियलिस्ट और लिबरल ट्रेडिशन का रिजेक्शन था। यह रिजेक्ट कर रहा था आइडियलिस्ट और लिबरल जो अप्रोच था इंटरनेशनल रिलेशन के संबंध में, उसको। एक्चुअली होता क्या है समझते हैं थोड़ा सा। होता क्या है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होता है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद जो भी इंटरनेशनल लीडर्स थे, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल्स थे, वो लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार के जैसे एक डिस्ट्रक्टिव वार से बचने के लिए फ्यूचर में ऐसा एक सोशल, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाने के फेवर में थे, जिससे कि आगे होने वाले, फ्यूचर में होने वाले इस तरह का मास डिस्ट्रक्टिव वार से बचा जा सके। तो इसी के लिए उन्होंने एक पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल कंसेप्ट लाने का कोशिश किया, ताकि फ्यूचर में ऐसा वर्ल्ड वार न हो सके। इस तरह से इंटरनेशनल स्फीयर में पीस एस्टैब्लिशमेंट को लेकर के आइडियलिस्टिक अप्रोच लाते हैं। इस आइडियलिस्टिक अप्रोच के अंतर्गत होता क्या है कि वे आइडियल कंसेप्ट को डेवलप करते हैं। वे, उनका टोटल का टोटल जो थॉट होता है वो आइडियलिस्टिक होता है। एक्चुअली वो क्या मानते हैं, ह्यूमन बींग्स को वो एक गुड बींग्स मानते हैं, कि ह्यूमन बींग इनहेरेंटली गुड होता है। ह्यूमन जो होता है वो नेचुरली गुड होता है, वह स्वभावतः एक अच्छा प्राणी होता है। लेकिन वो कुछ कारणों से, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशंस के कारण वो बैड हो जाता है। आइडियलिस्ट अप्रोच ये बोलता है कि ह्यूमन नेचर वो एक अच्छा होता है, मतलब कि ह्यूमन नेचर, मानव स्वभावतः बहुत अच्छे होते हैं, वो बुरे बन जाते हैं किसी कारणवश। और वो कारण क्या होता है, तो स्ट्रक्चर होता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, उस कारण से वो बुरे बन जाते हैं, लेकिन स्वभावतः वो अच्छे होते हैं। इस तरह से उनका आइडियलिस्ट अप्रोच था। इस प्रकार से ओवरऑल आइडियलिस्टिक का मानना होता है कि ह्यूमन नेचर अच्छा होता है, कोऑपरेटिव होता है, गुड होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और रियलिज्म के कोर कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करते हैं कि रियलिज्म कैसे इस आइडियलिस्ट अप्रोच को रिजेक्ट करता है। रियलिज्म कैसे आइडियलिस्ट जो भी उनका ह्यूमन को लेकर के कंसेप्ट बना हुआ था, उसको रिजेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोर एजम्पशन को समझते हैं कि रियलिज्म का कोर एजम्पशन क्या है। रियलिज्म इंटरनेशनल सिस्टम को अनार्किकल मानता है। अनार्किकल दैट मीन्स अराजक। क्या मानता है, अराजक मानता है। इंटरनेशनल सिस्टम इज अनार्किकल इन नेचर। फर्स्ट एजम्पशन है रियलिज्म का कि इंटरनेशनल सिस्टम कैसा होता है, तो अराजक होता है। अब इसका सेकेंड एजम्पशन क्या है कि इंटरनेशनल सिस्टम में कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होता है जो कि इंटरनेशनल सिस्टम को कंट्रोल कर सके, इंटरनेशनल सिस्टम को कंट्रोल कर सके। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि हर एक कंट्री का, हर एक स्टेट का एक गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, जो कि उस कंट्री को कंट्रोल करता है, उस कंट्री के टोटल सिस्टम को कंट्रोल करता है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, कोई गवर्नमेंट नहीं होता है, कोई अथॉरिटी नहीं होता है जो कि इंटरनेशनल सिस्टम को कंट्रोल कर सके। यह दो एजम्पशन है इंटरनेशनल, यह दो एजम्पशन है कोर एजम्पशन रियलिज्म का, जो कि इसी पे बेस्ड है टोटल रियलिज्म का कंसेप्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके इंपॉर्टेंट थिंकर्स को समझते हैं, देखते हैं, नाम जान लेते हैं बस। इस इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित, इंटरनेशनल पॉलिटिकल थ्योरी से संबंधित बहुत सारे जो थिंकर्स हैं, उन थिंकर्स को एक वीडियो में मैं लाऊंगा और उनका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाऊंगा, इंट्रोडक्शन होगा उनके द्वारा लिखा गया जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो होंगे, और उनका जो बेसिक कंसेप्ट है वो होगा।
इस तरह से हम लोग इस वीडियो में सिर्फ नाम को देख लेते हैं कि रियलिज्म से संबंधित कौन कौन से इंटरनेशनल थिंकर्स हैं। तो पहला और महत्वपूर्ण नाम आता है हांस जे मार्गेंथाउ का। हांस जे मार्गेंथाउ अपने बुक पॉलिटिक्स एमंग नेशन में ही वो रियलिज्म को फाउंड करते हैं, रियलिज्म को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद एडवर्ड हैलेट कार हैं, जिसे E.H. कार बोला जाता है, रेनहोल्ड नेवूर हैं, केनेथ एन वर्ल्ड हैं, सुसान स्ट्रेंज हैं, हेनरी किसिंजर हैं, रेमंड एरन हैं, और भी बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिकल थ्योरी से संबंधित थिंकर्स हैं। उनका एक स्पेशली मैं वीडियो लाऊंगा जो कि इंट्रोडक्टरी होगा, मतलब उनको हम लोग ब्रीफली समझेंगे, जाने फैमिलियर होंगे उनसे। अब हम लोग आगे इस रियलिज्म को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं रियलिज्म का क्या फाउंडेशन है। रियलिज्म के अनुसार एक स्टेट के लिए बेसिक चैलेंज क्या होता है? रियलिज्म बताता है कि एक स्टेट के लिए बेसिक चैलेंज होता है उसके नेशनल सिक्योरिटी को प्रिजर्व करके रखना। मतलब कि एक देश है, उस देश का बेसिक चैलेंज क्या होता है? तो वह अपने नेशनल सिक्योरिटी को बनाए रखना चाहता है इस अनार्किक वर्ल्ड में। यह जो इंटरनेशनल वर्ल्ड जो सिस्टम है, जो अनार्किक है, जो अराजक है, इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो कि कंट्रोल कर सकता है। तो इसलिए ऐसी परिदृश्य में, ऐसी परिस्थिति में होती क्या है कि एक देश के सामने उसके राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इस तरह से हर एक देश अपने नेशनल सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए, अपने नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए वो पावर को इस सबसे ज्यादा महत्व देता है। पावर ही एक महत्वपूर्ण सोर्स है जो कि इस अनार्किक वर्ल्ड में नेशनल सिक्योरिटी को प्रिजर्व कर सकता है, नेशनल सिक्योरिटी को बनाए रख सकता है। पावर के द्वारा ही बनाया जा सकता, प्रिजर्व करके रखा जा सकता है नेशनल सिक्योरिटी को। इस तरह से रियलिज्म के अनुसार नेशनल सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए शक्ति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शक्ति ही इस अनार्किक वर्ल्ड में नेशनल सिक्योरिटी को बनाए रख सकता है। अब हम लोग आगे देखते हैं तो इस इंटरनेशनल सिस्टम में जो अनार्किक है, इसमें लगातार एक स्ट्रगल चलते रहता है पावर को गेन करने के लिए, पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए। हर एक कंट्री, हर एक देश अपने पावर को बढ़ाने के लिए, अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए स्ट्रगल करते हैं, हमेशा स्ट्रगल करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि पावर के द्वारा ही वो अपने नेशनल सिक्योरिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी को अचीव कर सकते हैं। इसलिए उनके लिए यह जरूरी हो जाता है कि पावर को मैक्सिमाइज करें, अपने शक्ति को मैक्सिमाइज करें। वह शक्ति मिलिट्री शक्ति भी हो सकता है, इकोनॉमिक शक्ति भी हो सकता है, मतलब आर्थिक शक्ति भी हो सकता है, और सैनिक शक्ति भी हो सकता है। अभी के संदर्भ में शक्ति को, अभी कंटेम्प्ररी इंटरनेशनल रिलेशन में पावर को इकोनॉमिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। इस तरह से हर एक देश इकोनॉमिक रूप से भी पावरफुल होना चाहता है और मिलिट्री रूप से तो पावरफुल होना ही चाहता है। इस तरह से हम लोग रियलिज्म के अनुसार इस कंसेप्ट को देखते हैं, तो पाते हैं कि इस इंटरनेशनल सिस्टम में सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है? पावर महत्वपूर्ण है। क्यों पावर महत्वपूर्ण है? तो नेशनल सिक्योरिटी को प्रिजर्व करने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए। और लगातार क्या चलते रहता है? तो स्ट्रगल चलते रहता है शक्ति को बढ़ाने को लेकर के। हर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से स्ट्रगल करता है कि शक्ति, अपने शक्ति को मैक्सिमाइज कर लें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और रूट्स ऑफ रियलिज्म को समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर यह रियलिज्म कहाँ से पैदा हुआ, इसका रूट्स पहले क्या था हिस्ट्री में। आखिर इंटरनेशनल रिलेशन के एकेडमिक्स में इसे 1930 और 1940 के दशक में एक्सेप्ट किया गया, लेकिन पहले हिस्ट्री में कहाँ से पैदा हुआ, इस तरह का कॉन्सेप्ट पहले हिस्ट्री में कहाँ लाया गया था? तो थ्यूसिडाइड्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण रियलिस्ट थिंकर इनको माना जाता है। थ्यूसिडाइड्स को, जब रियलिज्म का कंसेप्ट नहीं था, रियलिज्म का एक उस तरह का ऑफिशियल कंसेप्ट नहीं था, तब उससे पहले ही रियलिज्म का जो आइडिया था वो थ्यूसिडाइड्स दिए थे। उनका एक महत्वपूर्ण बुक है हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार। इस बुक में वो वार को लेकर के एक रियलिस्ट अप्रोच रखते हैं थ्यूसिडाइड्स। थ्यूसिडाइड्स एक ग्रीक हिस्टोरियन थे। स्पार्टा और एथेंस के बीच में बहुत दिनों तक लगातार युद्ध होते रहा। स्पार्टा और एथेंस एक ग्रीक स्टेट था, स्पार्टा और एथेंस, और दोनों स्टेट में
दोनों स्टेट के बीच में लगातार बहुत दिनों तक युद्ध चलते रहा था। क्यों युद्ध हुआ था दोनों के बीच में? क्योंकि दोनों के बीच में पावर का, शक्ति का असंतुलन हो गया था। शक्ति का संतुलन खत्म हो चुका था। जैसे ही शक्ति का संतुलन खत्म होता है तो फिर युद्ध का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से पावर का डिस्टर्बेंस, बैलेंस ऑफ पावर का डिस्टर्बेंस के कारण एथेंस और स्पार्टा के बीच में बहुत दिनों तक युद्ध चलते रहता है। और उसी युद्ध को लेकर के थ्यूसिडाइड्स हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेसियन वार लिखते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं मैकियावेली। मैकियावेली को फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। इनका एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बुक है, राइटिंग है द प्रिंस। द प्रिंस में एक रियलिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं मैकियावेली, और वो डिफाइन करते हैं, वो बताने का कोशिश करते हैं कि एक स्टेट को, एक प्रिंस को कैसा होना चाहिए। वो बताते हैं कि एक राज्य को, एक राजा को नैतिक नहीं होना चाहिए, कभी भी नैतिक नहीं होना चाहिए। उसे जो भी हो सके अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को सिक्योर करने के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा को पाने के लिए जो भी हो सके उसे करना चाहिए। शक्ति को बढ़ाने के लिए जो भी हो सके, जो भी रास्ता हो सके, नैतिक हो सके, अनैतिक हो सके, उसे अपनाना चाहिए। मैकियावेली का यही कोर कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हॉब्स को देखते हैं। हॉब्स भी एक रियलिस्ट थिंकर के अंतर्गत इनको एक्सेप्ट किया जाता है कि इनका भी थॉट जो था, आइडिया जो था, वो रियलिस्ट अप्रोच को ही एक्सेप्ट करता है। हॉब्स का एक राइटिंग है लेवियाथन। लेवियाथन में वो डिस्क्राइब करते हैं स्टेट ऑफ नेचर को, मतलब प्राकृतिक अवस्था को डिफाइन करते हैं कि प्राकृतिक अवस्था जो है वह युद्ध का अवस्था है। प्राकृतिक अवस्था युद्ध का अवस्था है, क्योंकि उसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई भी ऐसा अथॉरिटी नहीं है, केंद्रीय शक्ति नहीं है, केंद्रीय सत्ता नहीं है जो कि लोगों को कंट्रोल कर सके, पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सके और एक पीस स्थापित कर सके। इसलिए प्राकृतिक अवस्था को वो युद्ध की अवस्था मानते हैं। इस तरह से हम लोग रूट्स ऑफ रियलिज्म को समझते हैं। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। यह बहुत छोटा ब्रीफ लेक्चर था रियलिज्म को समझने के लिए। हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। रियलिज्म को पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे क्लासिकल रियलिज्म के अंतर्गत बहुत सारा पार्ट आता है, जैसे क्लासिकल रियलिज्म, नियो रियलिज्म, उसके बाद नियो क्लासिकल रियलिज्म। ये 3 पार्ट होते हैं रियलिज्म के अंतर्गत, और ये तीनों पार्ट को हम लोग समझेंगे अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।